नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार समेत गोपनीय ढंग से शुक्रवार देर रात हरिद्वार पहुंचे, जहां सुबह गंगा घाट पर उनके बेटे दिवाकर धामी और प्रभाकर धामी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ है। इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराकर सुबह सवेरे ही देहरादून के लिए रवाना हो गए। हालांकि मुख्यमंत्री के हरिद्वार आने की भनक किसी बीजेपी नेता, पदाधिकारी और मीडिया को भी नहीं लगी है। जानकारी लेने पर प्रोटोकॉल से जुड़े एक अधिकारी ने इसे खुद को अनजान बताया। सुबह सवेरे ही डाम कोठी के घाट पर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित संजय और शगुन भगत के द्वारा मुख्यमंत्री के दोनों पुत्रों दिवाकर और प्रभाकर धामी का यज्ञोपवीत संस्कार पूरे विधि विधान के साथ कराया गया। इस मौके पर उनके साथ ही गीता पुष्कर धामी के साथ साथ मुख्यमंत्री की माता भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार समेत देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि धामी परिवार हरिद्वार पहुंचा था, जहां दोनों बेटों का यज्ञोपवीत कराया गया और अब पूरा परिवार राजधानी देहरादून रवाना हो चुका है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का परिवार देहरादून पहुंच चुका है। आपको बता दें कि दोनों बेटों का यज्ञोपवीत कराने के बाद हरिद्वार पहुंच चुका है पूरा परिवार। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में अपने दोनों बेटे दिवाकर और प्रभाकर धामी का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार तीर्थ पुरोहित संजय और शगुन भगत के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम को बेहद गोपनीय रखा गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोनों बेटों का यज्ञोपवीत कराया गया, क्या कुछ और जानकारी अपडेट है आपके पास? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार देर रात हरिद्वार पहुंचे थे और ये पूरी तरह से गोपनीय उनका पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसके तहत वो हरिद्वार पहुंचे थे, जिसमें उनकी माताजी और उनकी पत्नी सहित दोनों बच्चे भी हरिद्वार यहाँ पर आए थे, जिनका आज सुबह डाम कोठी जो हरिद्वार में है वहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, जिसमें दोनों ही पुत्र जो दिवाकर और प्रभाकर धामी है उनका यहाँ पर विधि विधान से, जो कुमाऊं का एक विधान है, कुमाऊं क्षेत्र के लोगों का जिस तरह से यज्ञोपवीत करने का जो विधान है, पूरे संस्कार यहाँ पर उनके किए गए। जिस तरह से जो तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पर यज्ञोपवीत कराया, उनका कहना था कि पूरे विधि विधान से यहाँ पर यज्ञोपवीत कराया गया, काफी भव्य रूप से यज्ञोपवीत हुआ, जिसमें उनकी माता जी पुष्कर सिंह धामी की माता और उनकी पत्नी से दोनों बच्चे भी थे और कुछ नजदीकी जो संबंधी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण भी इस समय यहाँ पर मौजूद थे इस पूरे कार्यक्रम में। जिसके बाद करीबन 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अपने परिवार सहित देहरादून के लिए रवाना यहाँ से हुए हैं। जी विकास, क्या वजह रही कि ये पूरी सूचना पब्लिक नहीं की गई, पब्लिक डोमेन पे नहीं डाली गई है और गुप्त रखा गया? देखिए, कुछ तो सुरक्षा कारण है और फिर पुष्कर सिंह धामी का मानना था कि ये पूरा एक उनका पारिवारिक कार्यक्रम जो पूरे संस्कार जिस तरह यहाँ पर किया, अगर वो यहाँ पर जो पूरी अगर पब्लिक डोमेन में इसको डाला जाता या तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उनके चाहने वाले हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे आम नागरिक हों, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते। साथ ही जो भाजपा की बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो सभी यहाँ पर होते और एक जो उनका पारिवारिक कार्यक्रम था वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर बन जाता, जिस वजह से जो कार्यक्रम को पूरा गुप्त रखा गया और बड़ी ही शांत तरीके से कुछ ही जो नजदीकी लोग हैं उनके उपस्थिति में इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर किया गया। और जबकि पूरी रात जो मुख्यमंत्री हैं वो हरिद्वार में यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया परिवार से ही। और जिसकी किसी भी चाहे कह लीजिए भाजपा नेता या किसी भी मीडिया को यहाँ पर अभी सुबह ही जानकारी यहाँ पर मिली है कि मुख्यमंत्री हरिद्वार में है, जिसके बाद
उनकी कवरेज हो सकी। और जिस तरह से उनके परिवार के अन्य लोग यहाँ पर रहे थे, हालांकि जिस तरह से जो कार्यक्रम जो स्थल था वहां पर मीडिया को जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। बस थोड़ा सा कह सकते हैं कि जब वो उनकी प्लेन यहाँ से निकली उस समय जरूर पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन यहाँ पर किया है। जी विकास, ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से सादगी के साथ ये कार्यक्रम करवाया अपने घर का, उनका पारिवारिक कार्यक्रम था और उन्होंने कोई लाव लश्कर वहाँ पर नहीं ले गए और किसी भी तरीके का कोई जो जश्न होता है जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ता अन्य मनाते हैं, तो ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है ये। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक लकीर खींची है कि जो उनके निजी कार्यक्रम होते हैं बड़े ही सूक्ष्म रूप से और बिना किसी को बताए वो अपने कार्यक्रमों को करते हैं। चाहे पिछले दिनों जिस तरह से उनकी माता जी का देहांत हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल जब तक लोगों को मालूम होता पूरी गतिविधियों का, तब तक प्रधानमंत्री अपनी माता जी की जो पूरा कह सकते हैं उनके देहांत के बाद जिस तरह की जो आगे की कार्रवाई थी, कार्यक्रम होने थे, वो तब अपने करके वो पूरे निजी तौर पर बहुत ही सूक्ष्म रूप से उन्होंने किए हैं। और वहीं जिस तरह से उसी पगडंडी पर यहाँ पर चलते हुए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो भी अपने जो निजी कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं पूरे लाव लश्कर और जो मुख्यमंत्री की एक प्रोटोकॉल होता है उससे अलग हटते हुए एक आम नागरिक की तरह यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की एक अच्छी पहल है कि जो घोड़ा लाव लश्कर है उससे कहीं ना कहीं बचते हुए उन्होंने केवल अपने कुछ नजदीकी लोगों के साथ यहाँ पर पारिवारिक कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न कराया है। बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। विकास चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोनों बेटों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ है। और खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने पीएम मोदी वित्त मंत्री का आभार जताया है। रेल सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट में 5,004 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो 5,004 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट से राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार होगा, यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी, 11 प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। देहरादून हरिद्वार रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप भी दिया जाएगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद दिया है। यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी। देहरादून हरिद्वार रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप देने का काम किया जाएगा। और इसके साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इन सभी बातों को लेकर के धन्यवाद ज्ञापित किया है सीएम धामी ने पीएम मोदी वित्त मंत्री का आभार जताया है। और रेलवे सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि दरअसल केंद्रीय बजट में 5,004 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कवित्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार प्रकट किया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया है। जो उत्तराखंड राज्य के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया यानी और स्थापना विकास के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है उसमें उत्तराखंड राज्य का भी विकास नहीं था, जिसमें कई रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए के अलावा रेलवे जो लाइन है उनके उद्धार के लिए और साथ ही राज्य में कई ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में विकास की योजनाएं और समान तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीजों के लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो आम बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उस बजट में उत्तराखंड राज्य के यानी चाहे वो हिमालय राज्यों में उत्तराखंड राज्य का जिक्र करें या फिर दूसरे राज्यों का, वहां पर अवस्थापना के जो काम होंगे और बढ़ते हुए नजर आएंगे। राज्य विकास के पथ पर और बढ़ता हुआ नजर आएगा और सीधे तौर पर जनता को विकास की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के सहयोग से विकास के पथ पर अग्रसर है और जिसमें राज्य सरकार का जो बजट है उस बजट के हिसाब से समझा जा सकता है कि केंद्र की परियोजनाओं से मिल रही सहायताओं के चलते राज्य में विकास की जो रफ्तार है और तेज होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अभय आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे। तो सीएम धामी ने आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का।
और खबर देहरादून से है, जहां पर बजट की उपयोगिता को आम जन तक पहुंचाएगी बीजेपी। गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर 5 फरवरी को गोष्ठी करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग के साथ विचार गोष्ठी में संबोधित करेंगे। तो बजट की उपयोगिता को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जन जन तक बात पहुंचाने का काम किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर 5 फरवरी को गोष्ठी करेंगे। अभय कैतुरा हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अभय, अब जिस तरीके से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल विचार गोष्ठी की जाएगी जिसमें बजट की उपयोगिता को आम जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, बीजेपी लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया, उस बजट को आम जनता तक, यानी उस बजट की जो उपयोगिता है, जो जनहित के लिए सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है, विभिन्न सेक्टर्स में जो सरकार ने जो बजट का जो प्रावधान यहाँ पर किया है, ऐसे में जनता किस किस सेक्टर में लाभ ले सकती है, जनता को उस बजट की पूरी जानकारी मिल सके, उसके लिए बीजेपी पूरे प्रदेश भर में विचार गोष्ठियों का आयोजन करेगी। शुरुआत राजधानी देहरादून से यहाँ पर होगी। उसके लिए बीजेपी की तरफ से जो प्रबंधन जो समिति है उसका गठन यहाँ पर कर लिया गया है, यानी किस नेता की कहाँ पर जिम्मेदारी होगी उसका एक रूट मैप चार्ट बीजेपी की तरफ से बना लिया गया है। शुरुआत देहरादून से इसमें कह सकते हैं कि जो केंद्र के पूर्व मंत्री रहे हैं रविशंकर प्रसाद, वो यहाँ पर कल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून में उनकी तरफ से प्रबुद्ध एक विचार गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। उसमें उनकी तरफ से संबोधन यहाँ पर दिया जाएगा, और जो कल्याणकारी जो योजनाएं अभी तक सरकार बना रही है, उन योजनाओं का लाभ कैसे यहाँ पर मिल सकता है, उन सब चीजों का वो जिक्र यहाँ पर करेंगे। उसी प्रकार से बीजेपी के नेताओं को यही उपलब्धियां, यही जन कल्याणकारी जो योजना है उसको आम जन तक पहुंचाने का काम बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर करेंगे, और धरातल पर उन सब चीजों का उतारने का काम करेंगे। जनता को बताएंगे कि केंद्र सरकार कैसे उन तक विकास की योजनाएं पहुंचाना चाहते हैं, जिससे उनका उद्धार यहाँ पर हो सकता है। जी बिल्कुल, अभय आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे। तो ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं चारधाम यात्रा और आसान होगी। अब चारधाम में इस बार नए इंतजाम किए जाएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाएगी। यात्रियों का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। तो देहरादून से ये खबर है, जहां पर चारधाम यात्रा और भी आसान हो जाएगी। अब लोगों को और भी सहूलियत मिलेंगी। चारधाम में इस बार नए इंतजाम करे जाएंगे। सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी अलग व्यवस्था की जाएगी, नई व्यवस्था बनाई जाएगी। अभय कैतुरा हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अभय, क्या कुछ नई व्यवस्थाएं शामिल होंगी उनमें, जिनमें बताया जा रहा है कि चारधाम यात्रा अब लोगों के लिए और सुगम हो जाएगी? देखिए, नई चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के जो तरीका है, उसमें ये सीधे तौर पर समझा जाता है कि इस बार नई व्यवस्था के तहत चारधाम यात्रा होगी। यानी खासतौर पर जो भीड़ का जो नियंत्रण है, उस पर नियंत्रण कैसे कर सकता है, भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उन सब चीजों पर यहाँ पर काम करते हुए पर्यटन विभाग काम आएगा। यानी जो टोकन की व्यवस्था है, उस टोकन की व्यवस्थाओं को भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, और कोशिश यही रहेगी सरकार की कि जो श्रद्धालु सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं वो दर्शन आसानी से यहाँ पर कर सकें। उन सब चीजों को लेकर प्रयासरत यहाँ पर करेंगे, और एक डाटा भी सरकार अपने पास रखना चाहेगी, ताकि एक रिकॉर्ड जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उसको और बेहतर सुविधाएं कैसे दी जा सकती है, उन सब चीजों का काम पर्यटन विभाग यहाँ पर करेगा। क्योंकि लगातार सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं के तहत ये समझा जा सकता है कि जो आम जन यहाँ पर, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो। यानी यात्रा तीर्थ नगरी हरिद्वार ऋषिकेश से जब यात्रा प्रारंभ होती है, उनकी जो पूरी यात्रा रहती है, उस दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना हो, उसमें किस प्रकार से सुविधाएं दी जा सकती है, उन सब चीजों का कोशिश पर्यटन विभाग यहाँ पर करेगा कि उन सब चीजों का काम यहाँ पर किया जा सके। और उसके लिए जो संभव जो प्रयास होंगे, उन प्रयासों को करने का पर्यटन विभाग यहाँ पर काम करेगा। तो यानी तकनीकी रूप से भी उन सब चीजों को करने के लिए पर्यटन विभाग काम यहाँ पर करेगा, ताकि यात्रियों की जो यात्रा है वो सुविधाजनक हो सके और वो आसानी से चारों धामों के दर्शन यहाँ पर कर सके। जी अभय बने रहिए, आप रुक करेंगे आपका फिर से। तो ये चारधाम यात्रा को लेकर के बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है और यात्रा को सुगम और सरल बनाने की कोशिश की बात की जा रही है। और देहरादून में एक कुत्ते की मौत के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला बीती 27 जनवरी का है। देहरादून में ISBT परिसर के भीतर एक सफेद रंग के कुत्ते की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब कुत्ते की हत्या के आरोप के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जिन 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन पर आरोप है कि
कि उन्होंने कुत्ते के पहले बेरहमी से हत्या की और उसके बाद सबूत नष्ट करने की नीयत से कुत्ते के शव को परिसर में ही दबा दिया गया। कुत्ते की हत्या और शव को दफनाए जाने की सूचना जैसे ही पशु प्रेमी राजकुमार सूरी को लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस ने की। मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बताया जा रहा है कि कुत्ते की पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई करेगी। अभय कैतुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, ये मामला जिस तरीके से सामने आया है आईएसबीटी का, जहां पर के कुत्ते की हत्या कर दी गई बताया जा रहा है, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? अभय, तो कुत्ते की हत्या के मामले में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, आपको बता दें। ये 27 तारीख को मुझे फ़ोन पे एक वो आई थी फ़ोटो, जिसमें लिखा था कि सुरक्षा गार्ड थे जो वहाँ पर भंडारी, उन्होंने मिलकर इस कुत्ते को मार के वहाँ वॉल्वो की पार्किंग में फेंक दिया। मैं तुरंत थोड़ी अगले दिन वहाँ गया, क्योंकि शाम दिन के वक्त आई थी मुझे, तो मैंने जानना चाहा तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया, उन्होंने वहाँ रोक दिया गया। तब मैंने पुलिस को तहरीर दी 29 तारीख को, तो पुलिस ने इसमें 31 को मुकदमा दर्ज करा। तो 31 को मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मेरे साथ गई वहाँ पर, और मुझे वहाँ पर जहाँ पर वो कुत्ता वहीं दफना दिया था साक्ष्य मिटाने की नीयत से, वहीं से कुत्ते की बॉडी रिकवर हुई। ये 27 तारीख को मुझे फ़ोन पे एक वो आई थी फ़ोटो, जिसमें लिखा था कि सुरक्षा गार्ड थे जो वहाँ पर भंडारी, उन्होंने मिलकर इस कुत्ते को मार के वहाँ। ये थाना पटेल नगर में दिनांक 31/1/2023 को श्री राजकुमार सूरी जो 464 खुड़बुड़ा मोहल्ला देहरादून के निवासी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी की, जिसका मुख्य सार ये था कि रोडवेज के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा एक कुत्ते को मार के उसे दफना दिया गया है। तो उनकी तहरीर के आधार पर हमने एक मुकदमा क्राइम नंबर 53/2023 धारा 429 IPC व पशु क्रूरता अधिनियम के अंदर पंजीकृत किया गया, और उनके द्वारा ये बताया गया कि जहाँ पे कुत्ता दफनाया गया है वो प्लेस हमें पता है, तो हमने उस कुत्ते को, उसकी बॉडी को निकाल कर उसे पशु चिकित्सक के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी शेष है, मुकदमा पंजीकृत है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे आती है तो उसके अकॉर्डिंग अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। ये थाना पटेल नगर में दिनांक 31/1/2023। और कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत को नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं का मुंह काला किया जाना चाहिए और उन्हें मंत्री पद से तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए। और क्या कुछ कहा राजेश रस्तोगी ने, आपको सुनाते हैं। दिए गए बयान को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी बवाल लगातार जारी है। कांग्रेस नेता तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी जी, बात करेंगे। रस्तोगी जी, जिस तरह से गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कोई शहादत नहीं, वो तो एक हादसे का शिकार हुए थे। क्या कहेंगे आप इसे लेकर के? देखिए, इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो भी बयान उत्तराखंड सरकार के काबीना मंत्री ने दिया है वो बहुत ही निंदनीय बयान है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट के अंदर दुर्गा का अवतार बतलाया था, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई कैबिनेट मंत्री इंदिरा जी की शहादत को अगर हादसा बता रहा है तो निश्चित रूप से वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी को गाली देने का काम कर रहा है। ऐसे नेता का मुंह काला होना चाहिए और शर्म आनी चाहिए। और ये इस तरीके की बयानबाजी है जैसे सर्कस के अंदर जोकरनी अपनी पहचान बनाने के लिए हरकत करता है। ये जोकरों वाली हरकत कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। लेकिन भाजपा ने तो किनारा कर लिया, साफ तौर कहा कि उनका निजी बयान हो सकता है, यानी पार्टी ने एक तरफ हाथ हटा लिया है। क्या कहेंगे सर? भाजपा ने अगर
किनारा कर लिया है तो भाजपा को निष्कासित करना चाहिए। ये जो इनकी छिछालेदार हो रही है पूरी प्रदेश में, कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा जी के निर्देश पर जो भाजपा का पुतला दहन कार्यक्रम चल रहा है और उनके जिस मंत्री ने बयान दिया है गणेश जोशी ने, उसके खिलाफ एक अभियान चल रहा है और सब लोग, और खाली कांग्रेस के लोग नहीं, आम जनता, ग्रामीण लोग, बड़े पुराने सीनियर लोग, फौजी लोग सब विरोध कर रहे हैं। इसलिए भाजपा ने किनारा करा है। लेकिन अगर भाजपा को वो बयान पसंद नहीं आया तो भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। चलिए, ये थे राजेश रस्तोगी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह का मंत्री का बयान आया है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि भाजपा अपने मंत्री के इस बयान से किनारा कर रही है तो साफ तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, यानी उन्हें निष्कासित करना चाहिए। आने वाले वक्त में किस तरह पार्टी और क्या कार्रवाई इस पर कर पाती है या किस तरह ये मामला आगे सुर्खियां पकड़ता है, देखने वाली बात होगी। जसवीर सिंह, इंडिया वॉइस, लक्सर। केंद्रीय बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने सभी प्रदेशों में वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है और इसी के तहत उत्तराखंड में कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां प्रेस वार्ता कर बजट की खूबियों को मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद के इस दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो केंद्रीय बजट पेश किया है उसमें गरीब, मजदूर, किसान, जनजातीय समाज और आमजन को लाभ पहुंचाने वाला बजट पेश किया गया है, जिसको आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से जन जन तक बजट की खूबियों को पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी ने भी बूथ स्तर तक बजट में समाहित जन सरोकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए समिति का गठन किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया है, जो देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाला बजट है। इस बजट को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, जिससे कि हमारे जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आम जन तक उसकी खूबियां सबको मालूम हो सके। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर सभी प्रदेशों में हमारे वरिष्ठ नेताओं को कहीं न कहीं किसी प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, विचार गोष्ठियों के लिए निश्चित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण के भराड़ीसैंण पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विधानसभा परिसर के बाहर बैठकर 1 घंटे मौन उपवास किया और इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान हरीश रावत मुख्य विधानसभा भवन परिसर में जाने से रोका तो उन्होंने इसके विरोध में देहरादून विधानसभा के बाहर उपवास पर बैठने की बात कही। थोड़ा हाथ हटा दो। राज्य सरकार ने शीतकालीन सत्र, जो वर्ष का अंतिम सत्र था, उसको भराड़ीसैंण में करने से इनकार किया और कहा कि ठंड लग जाएगी। तब ये कहा था कि लोगों को ठंड नहीं लगती और लगती भी है तो ये हमारी अपनी ठंड है। मैं 1 घंटे का मौन उपवास, मौन व्रत भराड़ीसैंण में रखूंगा। आज उसी के फॉलोअप में हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस भवन के दरवाजे जनता जनार्दन के लिए खुले रहने चाहिए थे, वहाँ पर न केवल ताला लटका है बल्कि मुझे भी और मेरे साथ संयोग से इस विधानसभा के एक पूर्व अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, उनको मुख्य भवन के सामने उपवास के लिए 1 घंटे के मौन व्रत के लिए नहीं जाने।
देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।